लीगल नोटिस इस पूरे मामले पर जेपी नड्डा को भेजा गया है। मोदी सरनेम जो है वो ना तो गुजरात की ओबीसी की लिस्ट में आता है, ना केंद्र की ओबीसी भी लिस्ट में आता है, तो वो तो किसी तरीके से ओबीसी में आता ही नहीं। यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी और जेपी नड्डा जी ने की और दुर्भाग्य से उनके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि आप एक किसी दूसरे को फंसाना चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले आप खुद गिरते हैं। ललित मोदी हैं, वो वैश्य समाज से आते हैं, वो ओबीसी नहीं है। बाकी दो मोदी हैं, वो भी ओबीसी नहीं। तो दूसरा रास्ता है जेपी नड्डा के पास या सिर्फ एक रास्ता है? तो इनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के सूट फाइल की। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी के मोदी वाले बयान को ओबीसी से जोड़ना अब जेपी नड्डा के लिए एक तरह से भारी पड़ गया है, क्योंकि ये पूरा मामला अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस ओबीसी समाज से जोड़ा गया था इस बयान को, वो ओबीसी समाज अब कोर्ट का रुख लेने को तैयार है और लीगल नोटिस इस पूरे मामले पर जेपी नड्डा को भेजा गया है और उनसे 24 घंटे का वक्त मांगा गया है कि 24 घंटे के अंदर जो है इसका जवाब दे, नहीं तो इस पर अब लीगल एक्शन होगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वीवी गौतम जी, उनसे बातचीत करेंगे जो कि पूरे इस केस को, इस मामले को देख रहे हैं। क्या कुछ कहा गया है जेपी नड्डा को इस नोटिस में और क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, इसमें जब ये राहुल गांधी का जो एक डिफेमेशन सूट का निर्णय आया, हाँ, तो उस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की, उसका रुख मोड़ने की कोशिश की और उन्होंने बिना पूरे मामले को जाने एक बयान दे दिया कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है और ओबीसी समाज को चोर बोला है। और उन्होंने बार बार कई ट्वीट करके ये बोला कि राहुल गांधी ने बोला कि ओबीसी समाज चोर है, ओबीसी समाज चोर है। लेकिन अगर आप न्यूट्रली राहुल गांधी का बयान देखेंगे तो उन्होंने इस तरीके की कोई भी बात नहीं की। उन्होंने जो बात की थी उसमें खाली मोदी नाम आता था कि क्या जितने भी चोर हैं सबका नाम मोदी है, जितने भी जो गड़बड़ किया है, घोटाला किया है, उनका सबका नाम मोदी है। अब इसमें जब महासभा ने इसको देखा कि भाई मोदी सरनेम है या मोदी कोई जाति नहीं होती, एक सरनेम है, लोग सरनेम लिखते हैं, तो मोदी सरनेम जो है वो ना तो गुजरात की ओबीसी की लिस्ट में आता है, ना केंद्र की ओबीसी भी लिस्ट में आता है, तो वो तो किसी तरीके से ओबीसी में आता ही नहीं है। तो महासभा ने बोला कि जब उन्होंने मोदी बोला है और मोदी भी जिन 3 मोदी के बारे में बातचीत की है, उन 3 मोदी ने किसी ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं किया, ना उन्होंने कोई केस डाला, तो आप बार बार ओबीसी समाज का क्यों नाम लेते हैं? क्योंकि इसमें से एक जो ललित मोदी हैं वो वैश्य समाज से आते हैं, वो ओबीसी नहीं है, और बाकी 2 मोदी हैं वो भी ओबीसी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में ओबीसी को घसीटने की और उनको खिलाफ एक उनकी अवमानना करने की कोशिश हुई, तो ओबीसी समाज की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। और ठेस पहुंची जब उन्होंने बताया तो उसके ऊपर उनके इंस्ट्रक्शन पे हमने उनको एक जेपी नड्डा को लीगल नोटिस इशू किया है। उसमें उनसे एक इस पूरे जितने भी ट्वीट किए हैं, जितनी भी उन्होंने ओबीसी समाज के बारे में इस तरीके की बातें कही हैं, उनको तुरंत वापस लेने को कहा गया है और एक बिल्कुल बिना किसी शर्त के वो ओबीसी समाज से माफ़ी मांगे। 24 घंटे का वक्त जो दिया गया है, इसके बाद क्या कुछ हो सकता है अगर वो जवाब नहीं आता है? अभी देखिए क्या है, अभी उनको नोटिस डिस्पैच भेजा गया है। नोटिस मिलने के बाद 24 घंटे का समय शुरू होगा और 24 घंटे के अंदर वो नहीं करते हैं तो उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं ओबीसी समाज की ओर से, इनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के सूट फाइल किए जाएंगे। सिविल डिफेमेशन का सूट और क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट जेपी नड्डा के खिलाफ फाइल होंगे। ये इंस्ट्रक्शन है। बाकी अगर ये जेपी नड्डा इन सब चीज़ों को वापस ले लेते हैं और बिना किसी शर्त के माफ़ी मांग लेते हैं तो ये मसला यहीं ख़त्म हो जाएगा। कोई दूसरा रास्ता है जेपी नड्डा के पास या सिर्फ एक रास्ता है माफ़ी मांगना? हाँ, माफ़ी मांगे और ख़ासतौर से ये वापस लें, अपने बयानों को वापस लें और कहीं ना कहीं वो इसका खेद जताएं कि भाई हमें कन्फ्यूजन हो गया था। अब उस चीज़ को अगर वो ठीक कर देते हैं तो ठीक है, हम कम से कम इस चीज़ को, जेपी नड्डा भी एक बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसी से भी गलतियां हो जाती हैं, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो उसमें ओबीसी समाज का व्यू है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, अगर वो वापस लेते हैं तो वो इस चीज़ को विचार करेगा, कंसीडर करेगा और शायद आगे कार्रवाई ना करे। 50% से ज़्यादा ओबीसी समाज है देश में, तो क्या मानते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट आबादी पे पड़ा?
देखिए क्या है ना, इस सब चीज़ को ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे भारतीय प्रजातंत्र में हर चीज़ को जाति और धर्म से जोड़ दिया जाता है, और यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी और जेपी नड्डा जी ने की, इस पूरे मामले को एक धर्म और ओबीसी समाज से जोड़ने की कोशिश की। अब कहीं शायद वो इस चीज़ को वो अनुमान नहीं कर पाए कि ये कहीं उल्टा भी पड़ सकता है, और दुर्भाग्य से उनके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि आप एक किसी दूसरे को फंसाना चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले आप खुद गिरते हैं, तो शायद यही कहावत चरितार्थ हो रही है। जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के तमाम नेता ने इसको रिट्वीट किया और इसको शेयर किया, स्क्रीनशॉट शेयर किया और लगातार बयानबाजी की। तो क्या जेपी नड्डा के अलावा किसी और का भी नाम है? हाँ, नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने शेयर किया है तो अवमानना के दायरे में वो सब आएंगे, और डेफिनेटली जिन जिन ने इसको रीट्वीट किया है, आप किसी चीज़ को जब हम ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि उसमें तथ्य कितना है, सच्चाई कितनी है। ये एक सोशल मीडिया का बेसिक अनकहा एक गाइडलाइन है। अगर आप उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो आईटी एक्ट के तहत और डिफेमेशन लॉ के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं, और नेचुरली उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। जो शेयर किया है उनके ऊपर भी बिल्कुल हो सकती है। ये बताइए कि राहुल गांधी मामले को अगर देखा जाए, इस सारे मामले से जुड़ा हुआ है राहुल गांधी का मामला, 13 तारीख को क्या कुछ रास्ते हैं राहुल गांधी के पास? देखिए, अभी जो एक मजिस्ट्रेट की कोर्ट का फैसला हुआ, ये सबसे छोटी अदालत होती है, उस अदालत ने एक फैसला किया और राहुल गांधी जी को ये मानहानि का दोषी पाया और 2 साल की सजा दी। अब 2 साल की सजा दे दी तो उसके पास जो विकल्प थे, उन्हें एक उसी दिन एक इंटरिम जमानत मिल गई थी, अंतरिम जमानत जिसको हम कहते हैं। उसके बाद उन्होंने अपील फाइल की, और अपील फाइल होने के बाद उनको रेगुलर जमानत बेल भी मिल गई है। अब उसके बाद 13 तारीख को मसला है, अब आगे कार्रवाई शुरू होगी। अब ये सेशन कोर्ट में चलेगा मामला, और सेशन कोर्ट इसको, चूँकि क्या है, ये पूरा मामला इस तरीके से है कि इसमें बड़ा कमज़ोर केस है कि अवमानना का जो कानून है हमारे यहाँ, उसमें मानहानि का जो कानून है, मानहानि तब होती है जो किसी व्यक्ति को एक तो डायरेक्ट उसके ऊपर, जैसे यहाँ बात मोदी की हुई थी तो उसमें 3 मोदी शामिल हैं, 2 मोदी और एक ललित मोदी, और ये दूसरे मोदी जो इसमें है, जो भी पैसा लेके भागे, पैसा लेके भागे हुए हैं। हाँ, और तीसरे जो है मेहुल चौकसी। तो अगर उनका भी सरनेम मोदी नहीं है तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 2 मोदी हुए। तो अगर दोनों मोदी में से कोई कहता है कि हमारी अवमानना हुई है, लेकिन अवमानना का भी एक पैमाना है, पैरामीटर है, कानून के हिसाब से जो अवमानना का पैरामीटर है, वो पैरामीटर ये है कि उनकी जो है एक समाज में अवमानना हो, समाज में उनकी इज्जत की हानि हो, और उसके अलावा या उनको आर्थिक तौर पे हानि हो। चूँकि उन्होंने कंप्लेंट फाइल नहीं की, इसलिए इनकी कंप्लेंट तो मेंटेनेबल ही नहीं थी। और दूसरी चीज़, चूँकि ये बयान कर्नाटक में दिया है तो कर्नाटक में होना चाहिए था, गुजरात में मेंटेनेबल नहीं था। तो बहुत सॉलिड लीगल कानूनी तौर पर ग्राउंड है जिसके ऊपर ये मसला, ये जो ऑर्डर जो है आगे जाके खारिज हो जाए। पुर्णेश मोदी से भी जवाब मांगा है कोर्ट ने, और कहा है कि उनको भी जवाब देना होगा कि किस तरीके से उन्होंने ये सारा कुछ फाइल किया है। क्या किसी मोदी ने उनको परमिशन दिया, या फिर उनको जो है वो मतलब उनके प्रति तो बोला नहीं गया था, वो तो नाम लेके बोला गया 2-3 लोगों को, तो क्या कुछ उनके लिए है जवाब? ना, मैंने आपको अभी जो बताया ना कि अवमानना या मानहानि तब होती है जिसके ऊपर डायरेक्ट आक्षेप लगाया गया हो, और उससे उनकी या तो आर्थिक हानि हो या उनकी प्रतिष्ठा की हानि हो, और ये सब सिद्ध करना होता है कि मेरी प्रतिष्ठा की ऐसे हानि हुई और मेरी आर्थिक हानि। तो चूंकि पुर्णेश जो है वो तो एक 3rd पर्सन है, उनका तो कहीं नाम भी नहीं, ना उनके बारे में कुछ बोला गया, तो इसलिए अगर चूंकि यही बोला ना कि इसमें कोई बड़ा कमज़ोर पक्ष है पुर्णेश का, इसलिए संभावना जो मैं एक वकील के नाते आपको बता सकता हूँ, या मेरा विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि ये केस इस स्टेज पे जाके या अगली स्टेज पे जाके खारिज हो जाएगा, और राहुल गांधी इस पूरी चीज़ से बरी हो जाएंगे। तो ये सब होने के बाद तुरंत जो है उनको बंगला वापस हो सकता है, तुरंत जो है वो वापस से जो है संसद पहुंच सकते हैं। देखिए, ये भी क्या हुआ कि ये बहुत जल्दबाजी की। अभी तक ऐसे 4 या 5 सांसद जो पूर्व में रह चुके हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी जो आज किसी भी पद पे नहीं है, ना सांसद हैं, मुरली मनोहर जोशी वो किसी भी पद पे नहीं है और सांसद भी नहीं है, मायावती किसी भी पद पे नहीं है, सांसद भी नहीं है, लेकिन उनके से पास तो बंगला है, उनसे तो बंगला नहीं लिया गया। तो ये एक बदले की भावना और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर इस तरीके का निर्णय लिया गया कि तुरंत उनकी सदस्यता समाप्त की गई। सदस्यता का तो ठीक है, चूँकि कानून है कि अगर आपको कोई सज़ा हो जाती है किसी छोटे कोर्ट से और आपकी सज़ा 2 साल से या उससे ज़्यादा है तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन सदस्यता खत्म करने में जो जल्दबाजी दिखाई और बंगला वापस लेने का ऑर्डर देने में जो जल्दबाजी दिखाई, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगती है। और एक बार अगर
ये जो खारिज हो जाएगा तो सदस्यता उनकी अपने आप बहाल हो जाएगी। जो संसद को, लोकसभा को सदस्यता बहाल करनी होगी, और संसद एक बार सदस्यता बहाल हो गई तो वो बंगले के लिए अधिकारी हो जाएंगे, उनको बंगला भी मिल जाएगा। एक सवाल ये भी है कि उस जो पूरा भाषण था उसमें शुरुआत में नरेंद्र मोदी का भी नाम दिया गया था। क्या नरेंद्र मोदी चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी, देखिए क्या होता है ना, राजनीतिक, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य चेहरा है वो नरेंद्र मोदी हैं। इसी तरीके से कांग्रेस का जो मुख्य चेहरा है राहुल गांधी हैं। तो ये राजनीतिक आक्षेप प्रत्याक्षेप लगते रहते हैं, और ये इस तरीके की बातें, हालांकि इतना आज से अगर 10-15 साल पहले की राजनीति देखें तो राजनीति में इस तरीके की बातें नहीं होती थी, बड़े सभ्य तरीके से बात की जाती थी, इनडायरेक्ट तरीके से बात की जाती। चूँकि ये राजनीति को बिगाड़ने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो नेचुरली मैंने जैसा बोला ना कि आप गड्ढा खोदते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही आता है, कीचड़ उछालेंगे तो कीचड़ की कुछ छींटे आपके ऊपर भी आएंगे। तो यही स्थिति है। इससे पहले भी देखा हमने, बीजेपी के कई नेता ने बहुत सारे बयान दिए हैं, खुले मंच से दिया है, और इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक बयान दिए। तो क्या मानते हैं अगर इसमें राहुल गांधी को जेल होता है, अगर एक बार मान लेते हैं कि कहीं से राहत नहीं मिलती, उनको जेल होता है, तो और जो नेता है उनके लिए भी, मतलब उन पे भी कार्रवाई हो सकती है अगर केस किया जाए? हाँ बिल्कुल। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में, एक रेणुका चौधरी सांसद हैं कांग्रेस की, हाँ, उनको उन्होंने बोला कि एक हंसी, वो कुछ हंसी किसी बात पे, तो उन्होंने बोला कि ऐसी हंसी रामायण सीरियल के बाद अब सुनाई दे रही है। उनका बिल्कुल इशारा स्पष्ट था कि उन्होंने उस हंसी को शूर्पणखा की हंसी से तुलना की। तो एक प्रधानमंत्री को इस टाइप की बातें शोभा नहीं देती। इसके अलावा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अभी एक बिल्कुल आप अभी एक लेटेस्ट घटना हुई संसद में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी के लिए बोला कि भाई गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। अब हमारी भारतीय परंपरा है कि सरनेम जो है पिता का लगाया जाता है, माता का नहीं लगाया जाता। तो जो नेहरू सरनेम था, इंदिरा गांधी परिवार था, उनके पिता जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू सरनेम वहाँ से आता था। लेकिन जो इंदिरा गांधी जी के पति थे उनका नाम था फिरोज गांधी, पारसी थे, गांधी सरनेम था, तो नेचुरली पिता का सरनेम था, इसलिए संजय गांधी और राजीव गांधी ने लगाया, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, और आगे भी लगा रहे हैं। तो ये तो एक भारतीय परंपरा है। अब आप उस परंपरा को, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और दूसरी तरफ आप हिंदू धर्म की परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसके ऊपर ही कमेंट कर रहे हैं। कहाँ की, मतलब ये समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके की बात है। चलिए, तमाम मामलों पे बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से, हमारे साथ वीबी गौतम जी मौजूद थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, और इस तमाम मामले पर अब पुर्णेश मोदी से भी जवाब मांगा गया है, और अब जेपी नड्डा से भी जवाब मांगा गया है, और इस तमाम मामले पे ओबीसी समाज अब मुखर तौर पर सामने है, और उन्होंने साफ तौर से 24 घंटे का वक्त दिया है। अब देखना है जेपी नड्डा की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है या फिर जवाब नहीं आता, इसके बाद क्या कुछ होता है। तमाम मामलों को देखना है। जो भी अपडेट होगा लगातार इस मामले में आप तक देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।